हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 22, 23 और 24 पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं। दो ही टॉपिक इसमें मेन हैं। एक तो ये रहेगा कि आपका कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एवरीडे लाइव्स है मैन, वीमेन और चिल्ड्रन की, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहा था उसका। और दूसरा कि 1804 में जो नेपोलियन था, क्या क्या उसने इम्प्रूवमेंट की थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, या लोगों ने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या समझा और उनको उसके रूल से क्या इंस्पिरेशन मिली। बिल्कुल इजी टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? क्या पॉलिटिक्स कभी चेंज कर सकती है कि लोग जो कपड़े पहनते हैं उनको, यानी कि उनका स्टाइल, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, क्या उसको चेंज कर सकती है पॉलिटिक्स? और जो बुक्स वो पढ़ते हैं क्या उनको चेंज कर सकती है? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सा मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। और 1789 की जो फ्रांस में रेवोल्यूशन जो हुई थी, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस इस तरह के देखने को मिले थे लोगों के जीवन में, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन के लाइव्स में। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। और जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लाज पास किए थे और उसने ट्रांसलेट किया था आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी को, कि किस तरह से लोग अपनी एवरीडे जो है दैनिक जीवन के में क्या उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी जो लाइफस्टाइल है किस तरह का बना सकते हैं। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। तो सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट था वो था कि 1789 में जो बास्टिल जो फोर्ट था, उसकी फोर्ट्रेस प्रिजन को जब अटैक किया गया था उसके ऊपर, पीपल्स मिलिशिया ने उसके ऊपर अटैक किया था, तब सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद सेंसरशिप क्या होती है कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप कोई भी न्यूज़ या कोई भी स्टोरी और कोई भी, अगर आपको कुछ एडिटोरियल लिखना हो तो आप नहीं लिख सकते, पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। इन द ओल्ड रेजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटी, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड only after they had been approved by the censors of the king। और वो तभी उनको अप्रूव करते थे कि आप ये चीज़ें न्यूज़पेपर में लिख सकते हो, अपनी बुक्स जो है लिख सकते हो, प्ले कर सकते हो, कि जब उनको जो सेंसर होता था किंग का, वो उनको परमिशन देता था, अप्रूव करता था उनको। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1789 के बाद जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी, उसने इन सब चीज़ों को, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो एक्सप्रेशन है, उसको एक नेचुरल राइट बना दिया था। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। और इस तरह से शहरों से होते हुए कंट्री साइड तक ये प्रिंटेड मटेरियल लोगों तक पहुंच चुका था। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और इन सब में ये लिखा होता था कि किस तरह से फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से इवेंट्स हुई हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मींट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। तो प्रेस की फ्रीडम का मीनिंग ये था कि इवेंट्स, अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, कि वहाँ पर कुछ आपने अपोजिट में भी व्यूज़ रखे जा सकते थे। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, जो लोगों के लिए सही नहीं होती थी, तो उसके अगेंस्ट भी लिखा जा सकता था। ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print। और सभी एक दूसरे को कन्विंस करने में लगे हुए रहते थे, एक दूसरे को विश्वास दिलाने में लगे रहते थे। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली a handful of educated people could read। अब सिर्फ यही एक रास्ता था कि वो ग्रेस्प कर सकते थे और आइडेंटिफाई कर सकते थे लिबर्टी और जस्टिस को
जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी बुक्स में लिखा था और जिनको केवल अब तक सिर्फ एजुकेटेड पीपल ही पढ़ सकते थे। यानी कि पहले आपने देखा किस तरह से जो है पढ़ने का राइट नहीं था किसी के पास, जो है बुक्स नहीं लिख सकते थे, न्यूज़पेपर में सेंसरशिप बोर्ड लगा हुआ था, तो इस तरह से अब आम आदमी भी उन चीज़ों को पढ़ सकता था। उसके बाद है कंक्लूजन, नेपोलियन बोनापार्टे। अगर इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट में हम बात करते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। अब जहाँ जहाँ यूरोपियन कंट्रीज ने उसने जीता था, वहाँ पर वहाँ की डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, उसके रूल को, और वहाँ पर अपनी फैमिली के मेंबर्स को अपॉइंट किया। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में देखता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal systems। और उसने ये इम्प्रूवमेंट किए। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। और शुरुआत में लोग नेपोलियन को समझते थे कि वो एक लिबरेटर है, मीन्स लोगों को फ्रीडम देने वाला है। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्द ही नेपोलियनिक आर्मी जो है उसको हर जगह एक इन्वेडिंग फोर्स के रूप में, एक आक्रमणकारी सेना के रूप में देखा जाने लगा। ही सा फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और वह 1815 में वाटरलू में हार गया था। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरीज आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। अब नेपोलियन ने जो मेजर्स और जो उसकी वजह से रेवोल्यूशनरीज आइडिया जो आए थे, जैसे लिबर्टी है, मॉडर्न लॉज के, यूरोप के दूसरे पार्ट्स के अंदर, तो लोगों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट रहा उस चीज़ का। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस तरह से ये बहुत, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड रही थी लोगों की, या इसकी लीगेसी रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और यह फ्रांस से लेकर पूरे यूरोप के अंदर हो गया 19th सेंचुरी में। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो चुका था। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। अब उन्होंने भी सॉवरेन नेशन स्टेट बनाने के लिए जो है मूवमेंट तैयार की। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। और राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान जिन्होंने इंस्पिरेशन ली फ्रांस के रेवोल्यूशन से, ये दो इंडिविजुअल हैं, इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है।